हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि कंटिन्यू चलेगी। हम रोज़ के 15 या 20 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण शास्त्र से करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और सीटेट 2021 का पूरा पेपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rain. नंबरिंग को छोड़ देते हैं, वैसे ही देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो इन्होंने क्या पूछा है कि छोटे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, उन बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे कम प्रभावशाली है। आपको ध्यान देना है, सबसे कम प्रभावशाली कौन सी है। तो घटना का वर्णन करना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये गतिविधि। तो कहानी को शब्द से दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो ये तीनों चीज़ें ही कहानी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत प्रभावशाली होती हैं। इसमें बच्चे अपने आप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन कहानी को शब्दशः दोहराना, आपने उसको रटा दिया, उसने रट लिया और वैसे के वैसे रिपीट कर दिया, इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में कोई भी प्रभाव नहीं आता, कोई भी बदलाव नहीं आता। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मीन्स मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो आप प्रयोग करते हो उनके संदर्भ में या उनसे संबंधित कौन सा इनमें से कथन जो इम्पोर्टेंट है या इनमें से वो जो उचित रहेगा, वो आपसे पूछा गया है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का अलंकरण करना इनका कार्य है। तो केवल अलंकरण करना इनका कार्य नहीं होता, न ये भाषा को कभी नियंत्रित करते हैं। और अनिवार्य हिस्सा होते हैं मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मुहावरे जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। मीन्स आप अपने विचारों को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके। तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 138। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिससे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? तो ये क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेडागोजी में कई बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई अनुच्छेद दिया या कोई पैराग्राफ दिया, उसमें एक वर्ड मतलब हर थोड़ी देर के बाद, यानी कि हर 5वां शब्द मान लो, हर चौथा या हर 7वां शब्द मिसिंग होगा। तो इस तरह के जो अनुच्छेद लेखन होते हैं, जहाँ पे हम कौन सी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं क्लोज परीक्षण। ठीक है, इंग्लिश में भी ये क्लोज परीक्षण ही होता है और हिंदी में भी इसको क्लोज परीक्षण ही बोलते हैं। बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो लिखने की जो स्किल्स हैं उनके बारे में बोला गया है। तो लिखने के लिए अब एक बार ऑप्शन देखो, रेखांकन और चित्रांकन, ये भी सही है। चित्रांकन और लिपि चिन्हों का लेखन कौशल में इतना वो नहीं होता। रेखांकन, लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट जरूरी नहीं है। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से भी लेखन कौशलों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर बातें कर रहे हैं। ओब्वियसली अगर ये पेपर 1 में आया है तो प्राइमरी बच्चों के लिए ही पूछा गया है, तो वहाँ पे रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से बच्चे के लेखन कौशल के विकास किया जाता है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 140। मुदिता अक्षर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या बोला गया है। भाषागत त्रुटि का होना, भाषागत ज्ञान का अभाव, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव या भाषा प्रयोग में प्रभावशाली। तो न तो ये भाषागत त्रुटि है, ना ही उसको ज्ञान का अभाव है और ना ही वो लापरवाही कर रही है, ये उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। आपकी जो मातृभाषा होती है उसका प्रभाव वो उसके अक्षरों में, उस बच्ची के अक्षरों में जो भी वो बोलती है उसमें दिख रहा है। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा।
इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 141। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो क्या बोला गया है, भाषा क्षमता के विकास में कौन सा सबसे अधिक सहायक है? तो भाषा क्षमता का अगर विकास करना है, उसके आपको चिंतन क्षमता का बोल दो या भाषा क्षमता का, तो उसके लिए सबसे प्रभावी कौन होगा? एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। उसके बाद है हमारे पास, नीचे देखते हैं, ओके इसको थोड़ा, हाँ, इसके बाद है हमारे पास तितली कली के पास कब आई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो भाषा क्षमता के विकास में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपकी चिंतन क्षमता को बढ़ाते हैं कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन यही होगा कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के फिर उसका आंसर करना पड़ता है, जिससे कि आपकी भाषा क्षमता का विकास होता है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो सोशल इंटरपर्सनल कंस्ट्रक्शन या सोशलाइजेशन के बारे में किसने बात की है? वाइगोत्स्की, यानी कि लव वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा उन्हीं से संबंधित है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा लव वाइगोत्स्की से ही संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 143, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है? तो आपने BF स्किनर के बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी BF स्किनर की। तो इसने किस पे सबसे अधिक बल दिया है? इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है अनुकरण पे। मीन्स आप दूसरों को इमिटेट करके, दूसरों का अनुकरण करके सीख सकते हो, ठीक है। तो ये अनुकरण भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है? अगेन वही पूछा है, भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए, मीन्स भाषा की क्षमताओं के विकास के लिए या आकलन के लिए सबसे अधिक क्या सहायक होगा? आपको आकलन करना है तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, या बच्चों और शिक्षकों की परस्पर औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। तो अगर आपको भाषा क्षमता का आकलन करना है तो ऑब्वियसली आप उसकी बातचीत करने का तरीका देखोगे, और वो भी इनफॉर्मल। ये नहीं कि आपने कोई फॉर्मल बातचीत की कि वो बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो अनौपचारिक बातचीत कैसे कर रही हैं, क्या वो अपने विचार एक दूसरे को समझा पा रहे हैं। यही भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है या सर्वाधिक सहायक है। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? तो आपने मल्टीलैंग्वेजिज्म के बारे में पढ़ा होगा, और उसी के बारे में ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो प्रश्न है वो बहुभाषिता को पोषित करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? ये तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? या फिर तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? ये भी कोई जरूरी नहीं है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। मीन्स कक्षा में अगर आप बच्चों को कहते हो कि आप फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो, तो आपको एक ही फूल के कई नाम सुनने को देखने को मिलेंगे, जो कि बहुभाषिता को पोषित करेगी और उसको बढ़ावा देगी। बच्चे एक दूसरे से एक ही फूल के अलग अलग नाम उनको जानने को मिलेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो मीन्स कोई कहानी है जिसमें आपने पहाड़ी का, घाटी का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और आपने बच्चों को बोला कि आपको ऐसे ही शब्द और भी सोचकर लिखने हैं। तो ये किस तरह का अभ्यास का उदाहरण है? तो ये होगा संदर्भ के व्याकरण में, या फिर शब्द भंडारण में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्द से विकास,
पर्यायवाची शब्दों से विकास परिचय की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। शब्द भंडारण का विकास जैसा भी कुछ है नहीं, ये तो दोनों सेम ही हैं। तो ये संदर्भ में व्याकरण मीन्स जैसे शब्द आपने उसमें पढ़े हैं तो उन्हीं के संदर्भ में हमें वैसे ही और शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो ये संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 147, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को जो पढ़ने का प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक है। तो इनमें हम ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, ऑडियो वीडियो दे रखा है, वैसे तो वो भी सही है, वीडियो परक वो भी सही है, पत्रिकाएं वो भी सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण में आपके सारे ही डिफरेंट टाइप के जो क्या है टीचिंग लर्निंग एड्स है, मैं जो भी शिक्षण सामग्री है इसके अंदर ही ऑडियो वीडियो भी आ गए, वीडियो परक भी आ गए, पत्रिकाएं। तो इसलिए हम यूज करेंगे वैविध्यपूर्ण। इसका मतलब होता है कि भिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल्स को हम यूज करके या सारी डिफरेंट काइंड की शिक्षण सामग्री को यूज करके हम उस प्रक्रिया को रुचिकर बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर जो भाषा क्षमताओं का विकास है वो क्या है, वो तो साध्य होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें उनको क्या करना है, उनका विकास करना है। तो तभी तो वही तो साध्य होगा जो हमें करना है, और उसके लिए साहित्य क्या होगा, हमारा साधन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट में आएगा साध्य और यहाँ पे आएगा साधन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब ये नहीं है वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बच्चे रॉन्ग आंसर भी सही करके आ जाते हैं। तो अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, तो ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि आपने जो भी कहा है आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, आप उसके लिए आर्ग्यू कर पाओ, उसको स्पष्ट समझा पाओ। ठीक है, भाषा का सृजनशील व कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी ज़रूरी होता है कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो ज़रूरी होती है भाषा के अंदर भी। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी सही है। तो फिर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, तो मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है कि रोट मेमोराइजेशन या किसी भी चीज़ को मतलब कंठस्थ करना, रट्टा मारना कभी भी सही नहीं होता है। तो हम भाषा बच्चों को इसलिए नहीं सिखाते कि वो भाषा संबंधी जो भी व्याकरण है उसको रट्टा मार लें। तो इसलिए यही ऑप्शन सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 150 यानी कि 150 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति और डैश बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो कक्षा में भाषा की किसके प्रति और क्या बनकर उसको उपयोग करना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में विविधताओं के प्रति संवेदनशील बनके, क्योंकि हम क्या बात करते हैं भाषा में, हम बात करते हैं मल्टीलैंग्वेलिज्म की, यानी कि बहुभाषिता की बात करते हैं। तो बहुभाषिता में तो विविधता होती है और उन के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विविधता और संवेदनशील। भाषा की कक्षा में विविधता के प्रति मीन्स जो भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं या अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको अपनाकर उनके प्रति सेंसिटिव होके ही हम भाषा शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल और अपने जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।